हेलो गाइस। तो 24 क्वेश्चंस अपन इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पक्का देख लेना। ओके। तो निस्यंदन प्रभाजन होता है। निस्यंदन प्रभाजन क्या होता है? एससीओ किसका अनुपात होता है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है। तो क्या ये SCO3 तथा H2CO3 का अनुपात होता है, या फिर O2 तथा CO2 का, या फिर GFR तथा RPF का, या फिर HB मतलब हीमोग्लोबिन तथा HbO2 का? तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए यहाँ पे GFR तथा RPF क्या है, राइट। तो GFR होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, राइट। नाम से ही पता चल गया ना। ये वही है जो अभी थोड़ी देर पहले अपन पढ़ के आए थे ना, कि ग्लोमेरुलर में जो फिल्ट्रेशन किस तरह से होता है ना। और जो RPF है इसकी फुल फॉर्म होती है रेनल प्लाज्मा फ्लो रेट। ठीक है। तो आपको दोनों की फुल फॉर्म पता चल गई होगी, और आपने अगर उत्सर्जन टॉपिक पढ़ा है तो आपको पता होगा ये क्या होती है। मेल पिग्गी नलिकाएं उत्सर्जी अंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मेल पिग्गी नलिकाएं उत्सर्जी अंग है, ये किस में होती है? प्लेटी हेल्मिन्थीस में, या तिलचट्टे में, पाइला में, मेंढक में। तो जो मेल पिग्गी नलिकाएं जो होती है वो उत्सर्जन अंग का काम किस में करती है? तिलचट्टे में। वही कॉकरोच है ये, जिससे बहुत सारी लड़कियां डरती फिरती रहती है ना। अब लड़के तो खुश हो रहे होंगे कि मैं हम तो डरते ही नहीं है। स्तनियों में जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है। छोटी आंत में, वृक्क में, त्वचा में, या फेफड़ों में। तो जो जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है ना, जो जरूरी भी है, वो कहाँ होता है? वृक्क में होता है। मनुष्य में मुख्य नाइट्रोजन उत्सर्जी यौगिक का संश्लेषण कहाँ होता है? नाइट्रोजन उत्सर्जी यौगिक का संश्लेषण पूछे हैं आपसे तो वृक्कों में होता है, किंतु अधिकांशतः इसका निष्कासन यकृत द्वारा होता है, या फिर वृक्कों में होता है तथा इन्हीं के द्वारा इसका निष्कासन भी होता है, या फिर यकृत में होता है तथा वही पित्त के द्वारा इसका निष्कासन भी करता है, या फिर यकृत में होता है किंतु अधिकांशतः वृक्कों द्वारा इसका निष्कासन होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो मुख्य नाइट्रोजन उत्सर्जी यौगिक है उनका संश्लेषण कहाँ होता है? तो ध्यान रखना, यकृत में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जीवों में से कौन उसके उत्सर्जी अंगों के साथ सुमेलित है? तो इनमें से कौन ऐसे हैं जो उत्सर्जी अंगों के साथ में सुमेलित है? ठीक है। तो मनुष्य, वृक्क, सीबेशियस ग्रंथियाँ, अश्रु ग्रंथियाँ। अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड भी लगा के देखोगे ना तो भी हो जाएगा, क्योंकि ना बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आप ऑप्शन काटा करिए, राइट। अगर आप ऑप्शन काटने का ट्राई करोगे तो आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे। तो मनुष्य, वृक्क, सीबेशियस ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि। आपको पता है अश्रु ग्रंथियों का कोई रोल नहीं होता है, तो मतलब ये तो नहीं हो सकता। केचुआ, ग्रसनी, अध्यावरणी तथा पट्टीय वृक्क। ठीक है। तिलचट्टे में देखते हैं मेलपिग्गी नलिकाएं, ये सही होती है, अपन ने अभी पढ़ा था। बट आत्र अंध नाल का यहाँ पे कोई काम नहीं है। वृक्क, त्वचा तथा मुख्य उपकला, तो यहाँ पे भी त्वचा और मुख्य उपकला का कोई काम नहीं है। ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि जो केचुआ है उसके अंदर कौन कौन सी, मतलब उसके अंदर ग्रसनीय, अध्यावरणीय तथा पट्टीय वर्कक जो होते हैं वो उत्सर्जी अंगों के जैसे काम करता है। ठीक है। सबसे कम विषैला नाइट्रोजन या अपशिष्ट कौन सा होता है? तो ये वही है जो पक्षी वगैरह उत्सर्जित करते हैं। ठीक है। यूरिक अम्ल। अपन ने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो छिपकली होती है वो और जो पक्षी होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं, क्योंकि वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। वृक्क में मूत्र और सबसे मतलब नुकसानदायक या हानिकारक कौन सा होता है? अमोनिया होता है। इसीलिए तो इसके लिए ज़्यादा पानी की जरूरत होती है जब भी इसका उत्सर्जन करना होता है। वृक्क में मूत्र के निर्माण में निम्नांकित क्रियाएं व्यवस्थित होती है। तो वृक्क में जो मूत्र के निर्माण में निम्नांकित क्रिया मतलब निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं हैं जो होती है? तो इसके अंदर कौन कौन सी होती है? पुनरावशोषण, निस्यंदन एवं श्रावण, या फिर निस्यंदन, श्रावण एवं पुनरावशोषण, है ना। आपसे क्रम पूछा गया है बेसिकली। या फिर ग्लोमेरुलर निस्यंदन होता है, उसके बाद में पुनरावशोषण होता है, या नलिके श्रावण होता है। तो बोल रहे होंगे ना मन से कि मैम इसमें ऑप्शन सी ही करेक्ट है। हाँ, आप सही बोल रहे हो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। सांप तथा पक्षी मुख्य रूप से होते हैं। तो सांप तथा पक्षी किस तरह के होते हैं? पक्षी का नाम जहाँ पे भी आ जाए याद रखना, ये तो यूरिकोटेलिक कैटेगरी में ही जाएंगे। ओके। मनुष्य के वृक्क की संरचना में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वृक्क की संरचना में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो मेडुला, मूत्रमार्ग, पेल्विस या वल्कुट। तो ध्यान रखना, जो वृक्क है उसमें मेडुला भी होता है, पेल्विस भी होता है और वल्कुट भी होता है। जो मूत्रमार्ग जो है वो इसकी संरचना में शामिल नहीं है। हरित ग्रंथियों का
कार्य उत्सर्जीय होता है, ये मिलती है। जो हरित ग्रंथियां हैं उसका कार्य कैसा होता है, उत्सर्जीय होता है, मतलब उत्सर्जन करने का काम होता है हरित ग्रंथियों का। और ये किसके अंदर देखने को मिलती है, तो क्रेफिश में या बिच्छुओं में या भृंगों में या मकड़ियों में, तो ये आपको क्रेफिश में देखने को मिलती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 35 है, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन की यूरिकोटेलिक विधि पाई जाती है। तो आपसे पूछी गई है यूरिकोटेलिक विधि, ठीक है। तो नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए यूरिकोटेलिक विधि किसमें पाई जाती है, पक्षियों एवं एनिलिड्स में, उभयचरों एवं सरीसृपों एवं पक्षियों में, या कीटों एवं उभयचरों में। देख लो यूरिकोटेलिक से कितने सारे सवाल घुमा फिरा के सेम टू सेम पूछे गए हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, सरीसृपों एवं पक्षियों में। तो ये वाकई में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी ने पढ़ा है ना तो पढ़ना सफिशेंट नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए कि इससे सवाल कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। ओके, और वो सब कैसे समझ में आता है, जब आप बहुत तरह तरह के सवाल देखते हो कि वो अच्छा ऐसा भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा सही है, तो अभिवाही सिरिका अपवाही सिरिका की अपेक्षा सक्रिय होती है, या फिर अपवाही धमनिका अभिवाही धमनिका की अपेक्षा सक्रिय होती है, या फिर अपवाही सिरिका जो है वो अभिवाही सिरिका की अपेक्षा सक्रिय होती है। तो इसके अंदर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है कि अपवाही धमनिका जो होती है वो अभिवाही धमनिका की अपेक्षा सक्रिय होती है। मछलियों तथा एम्फीबियंस में कम सांद्र मूत्र बनने का प्रमुख कारण होता है। तो मछलियों तथा एम्फीबियंस में कम सांद्र का मतलब, एक बात बता दूं, सांद्र मतलब पढ़ा होगा ना आपने, सांद्र HNO3, तनु HNO3 केमिस्ट्री के अंदर, है ना। तो सांद्र HNO3 मतलब गाढ़ा, सांद्र से मतलब रख लो आप तो गाढ़ा, और तनु का मतलब होता है पतला। बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। आप तनु को डाइल्यूट बोल सकते हो, ठीक है, और सांद्र को कंसनट्रेट बोल सकते हो। आपको ये लैंग्वेज तो समझ नहीं आ रही होगी ना, सोच रहे होंगे मैम कौन सी लैंग्वेज लिख दी। कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आती लिखने के बाद में, पर साथ के साथ देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी। ओके, तो कम सांद्र मूत्र बनने के प्रमुख कारण होते हैं, तो नेफ्रॉन में हेनले लूप की अनुपस्थिति, या नेफ्रॉन में हेनले लूप का अधिक बड़ा होना, या पानी का कम अवशोषण, या अधिक आयनों का अवशोषण। तो क्वेश्चन नंबर 37 में जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि नेफ्रॉन में हेनले लूप की अनुपस्थिति होती है, इसी वजह से मछलियों तथा एम्फीबियंस में कम सांद्र, ठीक है, मूत्र के बनने का मतलब मूत्र बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि यूरेमिया एक रोग है जिसमें अधिकता होती है। तो जो यूरेमिया रोग है उसके अंदर किस चीज़ की अधिकता होती है, क्या रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, या रुधिर में यूरिया की मात्रा, या फिर रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो यूरेमिया रोग होता है ना उसके अंदर रुधिर में यूरिया की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। तो ग्लोमेरुलर निस्यंदन की क्रिया है तो उत्तरदायी दाब कितना होता है, तो जो ये निस्यंदन की प्रोसेस होती है इसके अंदर दाब कितना रखा जाता है, तो ध्यान रखना 20 से 40 हर, मतलब ये जो mmHg है ये एक प्रेशर की यूनिट होती है, ठीक है। दाब और भी कई तरह की यूनिट में दे सकता है, जैसे बार में दिया जाता है, राइट, बट यहाँ पे आपको mmHg में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, और ये आज का लास्ट सवाल होने वाला है। उसके बाद में कल अपन केमिस्ट्री के सवाल करेंगे, ठीक है। तो टाइम पर सब लोग जुड़ जाना, और हाँ 8:30 बजे ही टाइम रखेंगे। अगर आप लोग बोलोगे कि मैम 9 बजे क्लासेस ले सकते हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएंगे, तो मैं 9 बजे से स्टार्ट कर सकती हूँ आपके MCQs, क्योंकि हमें पहले अपने सब्जेक्ट के MCQs करने होते हैं, उसके बाद में हम राजस्थान GK के भी टॉपिक वाइज MCQ शुरू करेंगे। ओके, और फिर पुराने पेपर भी देखने होते हैं राजस्थान GK के कभी कभी, तो टाइम लगता है। तो कम से कम मतलब नाइट में या तो 9 से आप 10:30 तक कर सकते हो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग 1.5 घंटा सफिशेंट है, 1 से 1.5 घंटा, या फिर आप 8:30 से 9:30 तक फ्री हो लो और अपना 10 बजे से कुछ भी पढ़ लो, राइट। तो आप जैसा बताओगे मैं वो टाइमिंग रखने के लिए तैयार हूँ, बट आपको लाइव आना पड़ेगा उस टाइम पे, ताकि हम लोग कमेंट सेक्शन में जो भी बात हो, जो भी डाउट हो वो क्लियर कर सके। ओके, ऑर्निथिन चक्र में आर्जिनिन एंजाइम का प्रयोग किस चरण में होता है, तो ऑर्निथिन चक्र से बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। अब बहुत सारे सवाल आने का मतलब है ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट तो
अब बहुत सभी होते हैं राइट, बट सब कुछ याद नहीं कर सकते। बट अगर किसी एक टॉपिक से 2-4 सवाल आ चुके हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ याद रहे ना रहे, आपको ये तो याद होना ही चाहिए। तो इसके अंदर ऑप्शन है कि ऑर्निथिन के सिटोलिन में परिवर्तन के समय, या फिर आर्जिनिन के ऑर्निथिन में परिवर्तन के समय, या फिर फ्यूमेरिक अम्ल के आर्जिनिन में परिवर्तन के समय, या आर्जिनिन द्वारा यूरिया निर्माण में। तो ध्यान रखना, जो ऑर्निथिन चक्र होता है उसके अंदर जो आर्जिनेन होता है उसका यूज़ कहाँ आता है, नाम से पता रख लो कि आर्जिनेन जो है वो आर्जिनिन के ऑर्निथिन में परिवर्तन के समय यूज होता है। ठीक है, तो अपन ने क्योंकि देखा था ना उस साइकिल के अंदर ऑर्निथिन सबसे लास्ट में बनता है, तो ऑर्जिनिन से जब यूरिया बाहर निकल जाता है, यहाँ पे ऑर्जिनिन था, इससे जब यूरिया बाहर निकल गया था तो क्या मिला था आपको यहाँ पे आपको ऑर्निथिन मिला था। ठीक है, तो ये वही साइकिल है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 में बताया था, आप उसको वापस से देख सकते हो। और ये अपने सवाल अभी हाल फिलहाल के लिए उत्सर्जन तंत्र के सवाल खत्म हो चुके हैं, कल अपन केमिस्ट्री के सवाल करने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। बट हाँ, आप लोगों को क्या करना है पता है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अच्छे लगे तो कमेंट करना है। ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं नाइस मैम, मैम पे कमेंट नहीं करना। ठीक है, ये मैं मजाक कर रही हूँ, बट सीरियसली आपको ये बताना है कि वीडियो में कंटेंट कैसा है। अगर आपको सवाल अच्छे लगे हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो 1 मिनट या कुछ सेकंड्स लगती है, आप ये कुछ भी बोल सकते हो कि मैम आपका क्वेश्चन, मैं अब आपको मैं बताऊँ कमेंट क्या करना है, फिर ये तो गलत हो जाएगा ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, करना हो तो कर देना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं।